नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू में। दोस्तों, हिस्ट्री के इस क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसमें से हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है गोदावरी नदी पार करते, और उस दौरान युद्ध हो जाता है हर्षवर्धन का, जिससे दक्षिण भारत के जो शासक होता है उससे युद्ध होता है पुलकेशिन से। लेकिन पुलकेशिन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ दक्षिण भारत का भी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तभी जाकर कुछ समझ आता है। तो देखिए, तो पुलकेशिन जब हर्षवर्धन की हार होने के बाद पुलकेशिन का जो हिस्ट्री होता है ये दक्षिण भारत में ही आता है। और इसका जो इतिहास है, पढ़ने से पहले, पुलकेशिन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो इतिहास संगम काल से पहले बहुत से राजाओं का शासन होता था। संगम काल से पहले, इससे पहले बहुत से राजाओं का शासन हुआ करता था, और जो राजा था वो अपनी सीमा विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत तक आया था। इसका मतलब ये समझिए कि दक्षिण भारत का इतिहास संगम काल से पहले भी बहुत से राजाओं का शासन था, और बहुत से उत्तर भारत के राजाओं का जो सीमा विस्तार था वो दक्षिण भारत तक था। इतना तो समझ गए होंगे। तो इसलिए दक्षिण भारत का इतिहास जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं संगम काल से देखते हैं। तो संगम काल को हम लोग पढ़ेंगे, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 100 से 250 इसमें जो दिया है। लेकिन इसका टाइम पीरियड 300, क्योंकि संगम काल से पहले भी दक्षिण भारत में बहुत से राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनका शासन चलता था। लेकिन जो संगम वंश का जो टाइम पीरियड है, एक्चुअली देखें तो 300 ईसा पूर्व से 300 के ईस्वी के बीच में ये रहता है। ये तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कवियों और विद्वानों की सभाएं होती थीं। कवियों और विद्वानों की सभाएं यानी सम्मेलन बुलाया जाता था, जिसे तमिल भाषा में संगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तमिल भाषा में संगम कहते हैं। और इस संगम को भी तमिल भाषा में संगम, या इसे हम मुचंगम 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 भी कहते हैं। तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। तो दक्षिण भारत में 3 प्रमुख ऐसे राजवंश हुआ करते थे, जिसमें से चेर है, चोल है, पांड्य है। चेर, चोल, पांड्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हिस्ट्री का, दक्षिण भारत का जो हिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर ये निर्भर करता है। तो इनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं जो संगम काल है, इसमें संगम भाषाओं में जो तमिल विद्वान एकत्र हुआ करते थे, और साहित्य की रचना और समीक्षा करते थे। माना जाता कि ये 3 संगम हुआ था, 3 संगम काल ऐसे हुआ था। तो प्रथम संगम काल का ये देखते हैं। तो प्रथम संगम काल का जो टाइम पीरियड है 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, ये मदुरई में हुआ था। मदुरई मिथिका में माना जाता है। मिथिका ये मदुरई में हुआ था। ये मदुरई किधर है? लेकिन उसके ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। पहले इसका ग्रंथ था, लेकिन अब उपलब्ध नहीं है। पहली संगम तो मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अगस्त अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि। और इस संगम काल में दोस्तों 89 राजा भाग लिए थे। 89 राजा और भाग लिए थे, और ये जो राजा थे अपने साथ कवियों को भी लाए थे। इस संगम में साहित्य ग्रंथ की रचना नहीं मिलती है, क्योंकि जो दक्षिण भारत मदुरई है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थान था, जिस स्थान पर ये प्रथम संगम हुआ था, वो स्थान डूब गया, और डूबने के कारण जो कुछ एविडेंस होते हैं वो नष्ट हो गए, जिससे इसका जो पुख्ता जो साहित्य ग्रंथ होता है, जिसके थ्रू ऐसे हम लोग देखते हैं, एविडेंस हिस्ट्री को देखते हैं, वो नहीं मिलता है। अब आता है दूसरा संगम सम्मेलन, और इसका जो टाइम पीरियड है 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था, और ये कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में हुआ था। इसकी शुरुआत इसकी अध्यक्षता जो थी वो तो अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि ने अगस्त ऋषि ने किया था। लेकिन जब दूसरी अध्यक्षता हुई थी तो इसका तोलक तोलक का पियर तोलक कापियर तोलक कापियर तोलक कापियर था। जो पहला जो इस संगम का जो संगम सम्मेलन था, वो पहला संगम सम्मेलन में अगर देखें तो उसका जो अध्यक्ष था
पहले संगम सम्मेलन के, वो तो अगस्त ऋषि थे। जब दूसरा संगम हुआ तो इसका तोलक कापियर नाम का एक जो शख्स था, वो ऋषि बोल सकते हैं, रचनाकार बोल सकते हैं, तो वो अध्यक्ष बनता है दूसरा संगम सम्मेलन का। इस संगम में याद करने वाली बात है कि 59 राजाओं ने भाग लिया था। 59 राजाओं ने भाग लिया था इस संगम काल में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा संगम काल, जिसको हम उत्तर संगम काल भी बोलते हैं। और ये जो इसका ऐतिहासिक रूप सबसे विश्वसनीय और अधिकतर उपलब्ध संगम साहित्य इसी काल का है। जो इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो है सबसे विश्वसनीय है और अधिकतर उपलब्ध जो साक्ष्य संगम साहित्य इसी काल से मिलते हैं। संगम साहित्य इसी काल से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो उत्तर संगम काल हुआ था। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 200 से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ये मदुरई में हुआ था। ये भी मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? नकियर। इसका अध्यक्ष नकियर थे। इस संगम में राजाओं ने भाग लिया था, 49 राजाओं ने भाग लिया था। और इसका एक चीज़ मतलब माइनस पॉइंट की ये देखें तो इस संगम में लिखे गए साहित्य है, इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब ये तीसरा संगम सम्मेलन का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो संगम काल है इसके तो 3 वंश हुए। के जो 3 वंश हुए, चेर वंश हो गया, चोल वंश हो गया, पांडव वंश हो गया। चेर वंश, चोल वंश, पांडव वंश। इसमें से हम लोग देखेंगे चेर वंश। सबसे पहले चेर वंश, संगम काल के जो 3 वंश हुए थे उसमें से पहला जो था चेर वंश, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्तमान का जो केरल है और पश्चिम तमिलनाडु में इसका शासन काल हुआ था। किसका हुआ था? चेर वंश का शासन काल। आज का जो केरल है और पश्चिम तमिलनाडु में इसका शासन हुआ करता था। ठीक है। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेर को चेरा पद कहा गया है। क्या बोला गया है? चेरा पद बोला गया है। अशोक का जो द्वितीय शिलालेख था, चेर वंश को केरल पुत्र कहा गया था। अशोक का जो द्वितीय शिलालेख, पॉइंट में लिखिएगा, अशोक का जो द्वितीय शिलालेख में चेर वंश को केरल पुत्र कहा गया है। और चेर वंश का क्षेत्र जो है केरल मालाबार, इसका जो केरल मालाबार का क्षेत्र है, इसका जो बंदरगाह था मुजरिस, विदेश व्यापार रोमन से सक्रिय था। तो यानी चेर वंश का जो व्यापार था रोमन के व्यापारियों से हुआ करता था। अक्सर रोमन के व्यापारियों से, सबसे ज़्यादा देखें तो इनका रोमन के व्यापारियों से व्यापार हुआ करता था। चेर वंश के राजा कौन कौन थे? उद्दीन जेरल, नेंदुजेरलियान। मतलब इनका नाम तो देखिए कितना कठिन है, इंग्लिश नाम है भाई। तो उदयन जेरल हो गया, जेरलियान हो गया। अब आता है चेर वंश का जो प्रथम शासक था उसमें से उदयन जरेल था। ये चेर वंश का प्रथम शासक था उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिक को भोजन करवाया था। ऐसा कहा जाता है हिस्टोरिकल में कि उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोजन करवाया था, ऐसा इसका मानना है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। अब अगला जो शासक आता है सेन गुत्तुवन। तो अगला जो शासक होता है सेन गुत्तुवन शासक बनता है। सेन गुत्तुवक ने चेर वंश देखिए, सेन गुत्तुवन ने ये पत्नी की पूजा प्रारंभ करवाई था। पत्नी की पूजा क्या हुआ? प्रारंभ करवाया था पत्नी की पूजा सेन गुत्तुवन द्वारा दक्षिण भारत में चीन में दूत भेजने वाला पहला। तो चीन में दूत अगर भेजने वाला पहला शासन देखें तो भारतीय राजा कौन था? वो सेन गुत्तुवन था। इस वंश का अगला जो शासक बनता है आदिमान बनता है। कौन बनता है? आदिमान बनता है। इस वंश का अगला शासक का जो नाम होता है आदिमान बनता है, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाया था। गन्ने की खेती, ये जो आदिमान है गन्ने की खेती प्रारंभ यानी शुरुआत करवाया था। फिर से जो अंतिम शासक बनता है चेर वंश का, वो बनता है
कुड़ाकैल, अंतिम जो शासक होता है कुड़ाकैल जरेल। तो ये पॉइंट में लिखिएगा कुड़ाकैल जरेल। और चेर वंश का जो समाप्ति है पतन बोले तो ये 1900 में 190 ईस्वी में ईसा पूर्व चेर वंश का समाप्त हो जाता है, चेर वंश समाप्त हो जाता है। और अब अगला आता है पांडव वंश। पांडव वंश, पांडव वंश को देख लेते हैं। पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश। क्या होता है? प्राचीन, प्राचीन देश। पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश। यह जो वंश होता था, ये पांड्य जो वंश होता था, ये मातृ सत्तात्मक होता था। मातृ अभी सत्तात्मक, ये मातृ सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक, ये क्या होता है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो मातृ सत्तात्मक उसे बोलते हैं जो माताओं को, मतलब अपने नाम से पहले सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी देते थे? अपनी माता को, यानी मदर को नाम से पहले। आज भी देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाते हैं। तो यानी ये बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है पितृसत्तात्मक वंश चला आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं था, पांड्य वंश में था मातृसत्तात्मक, यानी माता का नाम आगे होना चाहिए। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन करवाया था। ये जो राजा थे, पांडव के राजा, ये पांडव के राजा नहीं मतलब पांड्य राजा, पांड्य वंश के जो राजा थे, यही तीनों तीनों संगम करवाए थे। तीनों संगम सम्मेलन कौन करवाया था? पांडव वंश के राजाओं ने करवाया था। पांडव वंश की प्रथम जानकारी मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका से मिलती है। कहाँ से मिलती है? इंडिका के पुस्तक से मिलती है। बात करें इसका जो क्षेत्रफल था, पांड्य वंश का जो क्षेत्रफल था, वो देखिए पांड्य वंश का जो क्षेत्र था तमिलनाडु के क्षेत्र दक्षिणी भाग में, ये जो तमिलनाडु के क्षेत्र ये दक्षिणी भाग में, और इसकी राजधानी मदुरई में था। कहाँ पर था? मदुरई में था। मदुरई तमिलनाडु का ये सबसे दक्षिणी जो भाग था वो पांडव का क्षेत्र था, और ये इसकी जो राजधानी थी मदुरई में था। इसका जो पांडव वंश का राजकीय चिन्ह जो था वो था मछली। लिख लीजिएगा, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, चिन्ह क्या था? मछली। पांडव वंश में ही मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था। किस मंदिर का? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था, जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। पांडव वंश का जो प्रथम शासक था, इसका पांडव वंश में जो प्रथम शासक था उसका नाम था नोडियोन। क्या नाम था? नोडियोन। नोडियोन। तो ये जो था ये प्रथम शासक था, और सबसे पहले इसने ही समुद्र देवता की पूजा प्रारंभ किया था। समुद्र देवता की पूजा शुरुआत इसने ही किया था, नोडियोन ने। इस वंश का जो प्रतापी शासक था नेडुजेलियन। सॉरी, नेडुजेलियन था। इसने 290 ईस्वी में तलैया लंगानम के युद्ध में, तलैया लंगानम, तो तलैया लिख देता हूँ, तलैया लंगानम के युद्ध में चेर हो गया, चोल हो गया, चेर चोल और 5 राजाओं को हराया था। एक बार और समझिए कि जो पांड्य वंश का जो प्रथम शासक था नोडियोन, जिसने समुद्र देवता की पूजा शुरुआत किया था, और इसका जो सबसे जो पांड्य वंश का था, इसका जो इस वर्ष का सबसे प्रतापी शासक कौन था? नेडुजेलियन था, नेडुजेलियन। और ये 290 ईसा पूर्व में तलैया लंगानम के युद्ध में चेर हो गया, चोल हो गया, और 5 राजाओं से ये 5 राजाओं को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। लड़ने के बावजूद ये पराजित कर देता है। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है, पांड्य वंश का ध्यान दीजिएगा, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है नल्ली कोडन। भाई कैसा कैसा नाम है, नल्ली कोडन।
और ये 5वीं सदी आते आते इस वंश का अस्तित्व जो होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।